हेलो एंड वेलकम टू जोग्राफिया। अब जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है तो उसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा ये चैप्टर 32 है, मतलब हम पीछे से आ रहे हैं तो हमारा ये चैप्टर 37 से हम आ रहे हैं, तो ये 32 है, द मूवमेंट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास का मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरीके से चलता है, तो इस चैप्टर में हम यही सब एनालाइज करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हेराल्डेड द एंट्री ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो जो सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इंडिया में एक तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन था ना, तो रेलवे के कंस्ट्रक्शन में थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स, मतलब बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। और मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास का राइज होता है इस पीरियड में। एंड फर्दर, एक सेकेंड, फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम विद द डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। तो देखिए, रेलवे के बाद में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा देता है, जैसे कोल इंडस्ट्री। भाई रेलवे कोल से चलता है तो उसमें भी लार्ज वर्किंग फोर्स चाहिए होती है। अब उसके बाद में जो रेलवे आया था उसका मोटिव तो यही था ना, यहाँ से कॉटन जूट के जो भी रॉ मटेरियल को ले जाना है, तो फिर उसके लिए भी कहीं ना कहीं वर्कफोर्स चाहिए होती है। तो उसमें कहीं बहुत सारा मतलब वर्कफोर्स शामिल हुआ, और इंडिया में इस तरीके से 19th सेंचुरी में, जो कि सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ये सब शुरुआत होती है। द इंडियन वर्किंग क्लास सफर्ड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विटनेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूरोप। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर भी हुआ था, चाहे यूरोप में हुआ या इंडिया में हुआ, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ ही हुआ है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सच एज किस तरीके से होता था, लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, और अनहाइजेनिक हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। भाई चाइल्ड लेबर को इन्होंने इंक्लूड किया। अब्यूज़ ऑफ एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, तो एमिनिटीज़ वगैरह नहीं देते थे कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे पीना है। द प्रेजेंस ऑफ colonialism in India gave a distinctive touch to the इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट। तो इसको एक डिस्टिंक्टिव टच दिया इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट को। और जो कॉलोनिज्म था हमारे यहाँ, तो उसने एक मतलब बढ़ावा दिया कह सकते हैं मूवमेंट को, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सेकंड हाफ सेंचुरी में शुरू हो रहा था, तो वो सब कॉलोनिज्म की देन थी। तो द इंडियन वर्किंग क्लास हैड टू फेस टू बेसिक एंटागोनिस्टिक फोर्सेस। तो हम मतलब जो इंडियन वर्किंग क्लास थी उसको दो चीज़ों का सामना करना पड़ता था। एक तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल था, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वेजेस कम मिलती थी। और इंपीरियल पॉलिटिकल रूल था कि हाँ, अपना रूल नहीं था, कुछ डिमांड्स नहीं रखते थे, कुछ अपने मतलब फ्रीडम नहीं थी एक तरीके से। बोथ फॉरेन और जो कि किसके हाथ होती, बोथ फॉरेन और जो कि कैपिटल क्लास हो, फॉरेन हो या फिर नेटिव हो, तो वो सभी ऐसा करते थे इंडियंस के लिए। अंडर द सर्कमस्टांसेस inevitably the Indian working class movement became intertwined with the political struggle of the national emancipation। तो जो भी ये वर्कर्स की डिमांड थी ये पॉलिटिकल स्ट्रगल से जुड़ गई, क्योंकि यार ये सब चीज़ें पॉलिटिकली हैंडल होती हैं। तो वर्किंग क्लास का जो मूवमेंट था वो भी जो नेशनल एमेंसिपेशन के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था, तो उसके साथ में इंटरवाइंड हो गया। ठीक है, तो अर्ली एफर्ट्स क्या होते थे, शुरुआत अर्ली एफर्ट्स क्या थे, द अर्ली नेशनलिस्ट स्पेशली द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स क्या कर रहे थे, वर इनडिफरेंट टू द लेबर्स कॉज। देखिए, ये 19th सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं, 1850s के बाद में शुरू हो गया, और उस टाइम पे मॉडरेट का ही रोल ज़्यादा रहता था। तो दे वर नॉट अफेक्टेड बाय द डिमांड्स ऑफ दिस वर्किंग क्लास पीपल। डिफरेंशिएटेड between the labor in Indian owned factories and those और जो फ़र्क था उसमें, जो भी इंडियन ओन फैक्ट्रीज होती थी और ब्रिटिश ओन फैक्ट्रीज होती थी, तो उसमें फ़र्क होता था उनके वर्कर्स के रहने में, काम करने में फ़र्क दिखाया जाता था। द बिलीव दैट द लेबर रियलाइजेशन वुड अफेक्ट द कम्पिटिटिव एज एंजॉयड बाय द इंडियन ओन इंडस्ट्रीज। तो वो कहते थे लेबर लेजिस्लेशन लेकर आएंगे तो कम्पिटिटिव एज मिलेगा एंजॉयड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज को। तो वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन की बात करते थे। डो नॉट वांट अ डिवीजन ऑफ द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासेस। तो वो नहीं चाहते थे कि अलग से एक मूवमेंट बने। डिड नॉट सपोर्टेड फैक्ट्री एक्ट, जो फैक्ट्री एक्ट बना था 1881 में, उसको सपोर्ट नहीं किया था मॉडरेट्स ने। फिर 1891 में भी किया था, उसको भी सपोर्ट नहीं किया। दस अर्लियर अटेम्प्ट टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर वर इन नेचर ऑफ द फिलंथ्रोपिक एफर्ट। तो वो एक तरीके से फिलंथ्रोपिक तरीके से चल रहा था, और आइसोलेटेड था, स्पॉलिटिक था, एम्ड एट स्पेशल और लोकल ग्रीवांसेस को मतलब कहीं ना कहीं मान रहे थे। फिर उसके बाद में क्या होता है 1870s में, तो जो शशिपदा बनर्जी थे, नाम याद रखना इसमें, शशिपदा बनर्जी, ठीक है, शशिपदा बनर्जी, ये नाम याद रखना थोड़ा सा। स्टार्टेड वर्किंग मैंस क्लब। उन्होंने एक नया मतलब एक वर्किंग मैंस क्लब का एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था भारत श्रमजीवी, ठीक है। और जब भारत श्रमजीवी निकाला तो उसके बाद में सरोबजी शपोरजी बंगाली, उन्होंने ट्राई टू गेट अ बिल, उन्होंने वो चाहते थे कि एक बिल आए, सोराबजी
शपूर जी बंगाली चाहते थे कि एक बिल आए प्रोवाइडिंग बेटर कंडीशन टू द लेबर क्लास। तो वो चाहते थे कि लेबर क्लास के लिए बेटर कंडीशंस के लिए एक बिल आया पास इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बिल की पास कराने की मांग की थी इन्होंने। फिर उसके बाद में एन एम लोखंडे, उन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था और सेटअप किया था बॉम्बे मिल को और मिल हैंड्स एसोसिएशंस को। मिल हैंड एसोसिएशन दीन बंधु, तो ये कई बार इनके बारे में पूछा भी गया है एन एम लोखंडे के बारे में, क्योंकि एन एम लोखंडे ने जो भी काम किया था वो अपने आप में स्टार्टिंग में था। हालांकि शशिपदा बनर्जी ने भारत श्रम जी भी चलाया था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा था जितना कि इनका दीन बंधु रहा था। दीन बंधु ऑफ एन एम लोखंडे, ये 1880s में आया था। तो ये 1880s में आया था दीन बंधु ऑफ लोखंडे। और द फर्स्ट स्ट्राइक बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे टू प्लेस। अब 1899 में इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्राइक शुरुआत होती है, और कहाँ पर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में। और इट गॉट वाइड स्प्रेड सपोर्ट, और तिलक ने भी इसका सपोर्ट किया था। महाराष्ट्र में और केसरी में इसके लिए कैंपेन चलाए थे, ठीक है। देयर वर मैनी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स लाइक बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्य अय्यर और विपिन चंद्र पाल, ये सब लोग लीडर थे और ये काफ़ी सारा इसमें रोल निभा रहे थे। During Swadeshi upsurge, workers participated in political issues. Strikes were organized by the Ashwani Chumar Banerjee. तो ये सब लोग इसमें शामिल होते थे वर्किंग क्लास के मूवमेंट्स में ड्यूरिंग द स्वदेशी अपसर्ज, मतलब 19 तो प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतेज बोस, अपूर्वा कुमार घोष, these strikes were organized in government presses, railways and the jute industries. तो ये लोग स्ट्राइक करवाते थे, और कहाँ कहाँ पे करवाते थे, रेलवे में, जूट इंडस्ट्रीज़ में। दे वर अटेम्प्टेड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियंस बट दीज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो ये सब सक्सेसफुल नहीं थी इसकी शुरुआत में। फिर उसके बाद में सुब्रमण्यम शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लई लेड स्ट्राइक्स इन टूटीकरण एंड तिरुनवेली। ये सब जो तमिलनाडु का इलाका था वहाँ पे स्ट्राइक्स को करवा रहे थे चिदम्बरम पिल्लई और ये सब लोग। द बिगेस्ट स्ट्राइक ऑफ द पीरियड वॉज ऑर्गेनाइज आफ्टर द तिलक्स अरेस्ट। तो जब तिलक का अरेस्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है उस टाइम पे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड एंड द आफ्टर, फर्स्ट वर्ल्ड और आफ्टर में क्या होता है, द वॉर आफ्टर में ब्रॉड अ राइज इन एक्सपोर्ट। तो क्या होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो एक्सपोर्ट में राइज बढ़ जाता है, सोरिंग तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। मैसिव प्रॉफिटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके लिए प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है भाई। तो और लेकिन वो लो वेजेस देते हैं ना, वो काफ़ी हद तक लो रहती हैं वर्कर्स के लिए, तो ये डिसकंटेंट पैदा करती है बिटवीन द वर्कर्स। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपकी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो आप ये चाहेंगे कि वर्कर्स को भी फ़ायदा ज़्यादा हो, लेकिन वर्कर्स को वही लो वेजेस दी जाती थी। तो जब लो वेजेस दी जाती थी तो उनके अंदर डिसकंटेंट था, तो वो कहीं ना कहीं हड़ताल करेंगे या कुछ स्ट्राइक करेंगे। तो इमरजेंस ऑफ द गांधी लेड टू अ ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट। फिर गांधी जब आते हैं तो ये सब चीज़ें ना सब नेशनल लेवल पर शुरू हो जाती हैं। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर एंड पीजेंट फॉर द नेशनल कॉज। तो गांधी चाहते हैं कि सब जो भी वर्कर का कॉज है, पीजेंट का कॉज है, ये जुड़ा हुआ तो पॉलिटिकल सिस्टम से ही है ना, तो ये सेग्रीगेटेड क्यों होना चाहिए, ये तो नेशनल कॉज के लिए अपने आप को सामने आना चाहिए इनको। अ नीड वाज फेल्ट टू ऑर्गेनाइज फॉर द वर्कर्स इन ट्रेड यूनियन। तो अब एक ट्रेड यूनियन में एक नीड थी कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और वर्कर की ट्रेड यूनियन टाइप का। द इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक इन साउथ सोवियत यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ कमिंट्रन एंड द सेटिंग अप ऑफ कमिंट्रन, ये मतलब वहाँ पर वर्कर्स के लिए कुछ बनाया गया होगा, और सेटिंग अप ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लैंड अ न्यू डायमेंशन इन द वर्किंग क्लास ऑफ इंडिया। जब भाई सोवियत यूनियन रिपब्लिक आता है, सोशलिस्ट सोवियत यूनियन रिपब्लिक, तो फिर उसके बाद में आईएलओ का सेटिंग अप होता है, आईएलओ का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इंडियन वर्किंग क्लास में एक ऐसा टाइम आता है जब कहा जाता है कि भैया यहाँ पर भी ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की ज़रूरत है एक, तो ये नीड ऑफ द आवर थी उस टाइम पर। तो 1920s में, ठीक है, तो 1920s में इसको बनाया गया ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस, ठीक है भाई। इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 31, 1920। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर, उस टाइम पे लाला लाजपत राय जो थे प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इसके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के ही। और जो दीवान चमन लाल, ये नहीं था दीवान चमन लाल, तो इनको फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट टू लिंक कैपिटलिज्म विद इंपीरियलिज्म। तो लाला लाजपत राय जो मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के, तो उन्होंने ही कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से मतलब जो है लिंक किया था। इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द टू ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। तो वो ये कहते थे कि ये जो इंपीरियलिज्म है और मिलिटरिज्म है, ये दो बच्चे हैं इसके कैपिटलिज्म के। तो ऐसा मानना था लाला लाजपत राय का।
द प्रोमिनेंट कांग्रेस एंड द लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए दीवान चमनलाल हो गए, फिर 1920s में इसको बनाया गया था, ठीक है, एक बात क्लियर होगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द प्रोमिनेंट कांग्रेस एंड द स्वराजिस्ट लीडर सी आर दास प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड एंड द फोर्थ सेशन ऑफ द AITUC। फिर उसके बाद में सी आर दास इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। गया कांग्रेस सेशन होता है 1922 में, तो वो वेलकम करता है, कहता है कि हाँ इसका स्वागत है, इसका होना चाहिए था। तो ये 1922 में जो गया में सेशन होता है उसका वेलकम करता है। The formation of AITUC committee was formed to assist it. C.R. Das advocated that Congress should take up the workers and peasants cause incorporate in the freedom struggle। तो C.R. दास ने भी यही बात कही कि भैया जो इनका कॉज है इसको कहीं ना कहीं हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जो भी हमारा नेशनल स्ट्रगल चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है नेशनल लेवल पे, तो इसको भी हमें साथ में इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे तो भाई इनका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। और ये एक जाहिर सी बात है, हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी को ख़त्म करना है। द अदर लीडर्स हु केप्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद द AITUC पर, तो जो AITUC के मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रहते थे, सुभाष चंद्र बोस रहते थे, नेहरू थे, CF एंड्रयूज थे, JM सेनगुप्ता थे, सत्यमूर्ति थे, VB गिरी थे, सरोजनी नायडू, ये सब लीडर जो थे ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था। तो JM सेनगुप्ता इसमें आपको नाम नया है, सत्यमूर्ति नाम नया लगता है, VB गिरी थोड़ा हल्का नया लगता है, और CF एंड्रयूज सुना है मतलब। और देखो नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, CF एंड्रयूज हो गए, JM सेनगुप्ता हो गए, सत्यमूर्ति हो गए, VB गिरी हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, ठीक। In the beginning of the AITUC was influenced by the socialistic democratic ideals of the British Labour Party। तो जब शुरुआत हुई थी ना, तो जो ब्रिटिश लेबर पार्टी थी तो वो उसके इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं चलती थी। The Gandhian philosophy of non-violence, trusteeship and class collaboration had great influence on the movement। तो जो मूवमेंट पे जो गांधी जी कहते थे ना कि ट्रस्टीशिप की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे, क्लास कोलेबोरेशन की बात करते थे, समझ रहे हो। तो गांधी जी हेल्प ऑर्गेनाइज द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो गांधी जी ने जो बनाई थी वो बनाई थी अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन। ये कब बनाई थी? 1918 में, ठीक है, मेरी बात समझना। 1920s में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बन रही है, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन पहले ही बना दिया था थ्रू अ प्रोटेस्ट सिक्योरिंग अ। उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करी थी वहाँ पर और 27% वेजेस को भी हाइक कराया था। वो उसी टाइम की बात है, वो खेदा उदा घूम रहे थे अहमदाबाद, जो मिल का जो केस आता है, तो वहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई थी 1918 में। लेटर द आर्बिट्रेटर अवार्ड इंश्योर्ड द, फिर उनको जो है 35% रेज कर दिया था, जो भी था मतलब वेजेस थी उसको लेट कर दिया था। फिर उसके बाद में 1926 में, मतलब 6 साल बाद, तो 1926 में क्या होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, रीऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस एज लीगल एसोसिएशंस। तो इनको अब लीगल एसोसिएशन का दर्जा दे दिया गया। ट्रेड लेट डाउन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो उन्होंने बताया कि हाँ इसकी जो कंडीशंस होंगी और कैसे रेगुलेट करेंगे ट्रेड यूनियन, तो इसके बारे में उन्होंने कंडीशंस बना दी। सिक्योर्ड इम्यूनिटी फ्रॉम बोथ सिविल एंड क्रिमिनल फॉर द ट्रेड यूनियंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और फॉर लेजिटिमेट एक्टिविटीज़। तो भैया इनको इम्यूनिटी प्रदान की गई कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होने से बचाने के लिए, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी इन पर, बट पुट फॉर सम रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कहा भैया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आप शामिल नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, अब ये 1920s आ जाता है, ठीक है, और 20s में पूरा मतलब अब 28 चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट लेंट अ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी कंटेंट टू इट। ठीक है, जब कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस आता है ना तो मिलिटेंट और रेवोल्यूशनरी कंटेंट बढ़ जाता है थोड़ा। इन 1928 देयर वाज अ 6 month लॉन्ग स्ट्राइक, मतलब लंबा स्ट्राइक दिया इन्होंने 1928 में, 6 month लॉन्ग स्ट्राइक इन बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेड बाई किसने, गिरनी कमर यूनियन। तो वो ये गिरनी कमर यूनियन थी, इसने 6 महीने की एक स्ट्राइक की। द होल ऑफ 1928 विटनेस द अनप्रेसिडेंटेड, तो 1928 में अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रहता है। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेरियस कम्युनिस्ट ग्रुप्स। तो इसी पीरियड में बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप भी बनते हैं, जैसे ऐसे दांगे हो गए, मुजफ्फर अहमद हो गए, PC जोशी हो गए और सोहन सिंह जोशी हो गए। तो इन लोगों के ग्रुप्स भी बनते हैं उसी टाइम में। Alarmed at the increasing strength of the trade union movement under the extremist influence, the government restored through the legislative restrictions। तो अब देखिए भाई साहब, गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब शुरू कुछ ना कुछ होता रहता है, इधर कुछ ये कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो ले आती है भाई साहब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस। तो भाई इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था ट्रेड यूनियन का, तो फिर गवर्नमेंट लेकर आती है 1929 में 2 एक्ट, एक आता पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस, एक आता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, मेड कंपलसरी अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड कंसंट्रेशन फॉर सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इन्होंने बताया कि भाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बनाना कंपलसरी कर दिया इन्होंने, कंसल्टेशन बोर्ड्स को बनाना कंपलसरी किया। मेड इलीगल स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सब्जेक्ट। अब अगर आप पोस्ट में है, रेलवे में है, वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी में है, तो यहाँ पर
स्ट्राइक जो हो रही थी ना उसको इलीगल बना दिया गया, ठीक है। अनलेस ईच इंडिविजुअल वर्कर प्लानिंग टू गो ऑन स्ट्राइक गिव एन एडवांस नोटिस, तो भैया अगर स्ट्राइक पे जाना चाहते हो तो 1 महीने पहले का नोटिस दोगे। तो ये था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में कहा गया था। फॉरबिड ट्रेड यूनियन एक्टिविटी ऑफ कोएर्सिव, तो जो पॉलिटिकल नेचर की थी उसको तो मतलब एकदम बैन ही कर दिया गया। फिर उसके बाद में एक केस आता है मेरठ कंस्पायरेसी, तो पढ़ लेते हैं क्या था ये मेरठ कंस्पायरेसी केस 1929। इन मार्च 1929 द गवर्नमेंट अरेस्टेड 31 लेबर लीडर्स, तो भैया इतने सारे लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। 3.5 ईयर ट्रायल चला उसका और रिजल्टेड इन द कन्विक्शन ऑफ, तो भाई जब ट्रायल चलता है तो मुजफ्फर अहमद जो होते हैं, ऐसे दंगे होते हैं, और जो ग्लेकर होते हैं, और फिलिप स्प्रेट और बैन ब्रिडले और शौकत उस्मानी, इन सबको ना कन्विक्ट कर लिया गया था मेरठ कंस्पिरेसी एक्ट में। द ट्रायल गॉट वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी वीकेंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट। तो इस जो मेरठ कंस्पायरेसी एक्ट था ना 1929 का, तो इसको वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली थी, लेकिन जो वर्किंग क्लास का मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं वीक हो गया था। द वर्कर पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द 1930s इन द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, बट आफ्टर 31 देयर वाज अ डिप इन द वर्किंग क्लास मूवमेंट बिकॉज ऑफ द स्प्लिट। तो अब तक क्या था ना, जब 1931 तो ठीक ठाक चल रहा था, मतलब 1920 से हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनता है, उसके बाद में 1928 में बहुत बड़ा अनरेस्ट रहता है, फिर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आता है, फिर उसके बाद में क्या होता है ना 1930s में ये सिविल सीडीएम में तो मतलब पार्टिसिपेशन रहता है इनका, फिर उसके बाद में क्या होता है स्प्लिट आ जाती है 1931 में। तो जो एन एम जोशी थे ना वो अलग हो जाते हैं, और एन एम जोशी अलग होकर क्या बनाते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1931 में। और इन 1935 द कम्युनिस्ट रीजॉइन द AITUC, तो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो रीजॉइन करते हैं AITUC को, एंड लेफ्ट फ्रंट कंसीडर द नाउ द लेफ्ट फ्रंट कंसिस्टेड द कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट नेशनल लाइक नेहरू एंड, जो दूसरा जो था वो नेहरू और सुभाष चंद्र वाले जो AITUC में थे वो ये लोग थे, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में मतलब वो एकदम से कम्युनिस्ट लोग, AITUC में कम्युनिस्ट लोग, और जो नई वाली थी उसमें हो सकता है। Under the Congress ministry during 1937 election, AITUC had supported the Congress candidates. तो AITUC ने सपोर्ट किया था कांग्रेस कैंडिडेट्स का। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस गेव फिलिप टू द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, तो फिर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर जनरली सिंपैथेटिक टू द वर्कर्स डिमांड मेनी, फिर उसके फेवर में मतलब ना जब गवर्नमेंट बनती है 1937 में जो इलेक्शन होते हैं, जो 35 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 35 में, उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस बहुत जगह पे अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तो फेवर में कई सारे लेजिस्लेशन को पास कराती है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इनिशियली द वर्कर अपोज द वॉर, बट आफ्टर 1941 व्हेन रशिया जॉइंड द वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ अलाइज, द कम्युनिस्ट डिस्क्राइब वॉर एज पीपल्स वॉर, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। शुरुआत में तो ये अपोज करते हैं 1941 में, कहते हैं भैया ये हमारा काम नहीं है, और जब रशिया ज्वाइन करता है अलाइज को, तो फिर जो कम्युनिस्ट होते हैं वो कहते हैं अब ये पीपल्स वॉर है, मतलब सबका वॉर है, और उसको सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन कम्युनिस्ट डिसएसोसिएट विद द फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है क्योंकि हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो मतलब उससे डिसएसोसिएट कर लेते हैं, और जो एलाइज होते हैं तो उसमें रशिया होता है और जाहिर सी बात है ब्रिटेन होता है, तो उसका साथ देते हैं कम्युनिस्ट। द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पीस वाज एडवोकेटेड बाय द कम्युनिस्ट, तो एक इंडस्ट्रियल पीस की पॉलिसी को भी एडवोकेट किया था कम्युनिस्ट ने। इन पीरियड ऑफ 1945 टू 1947 द वर्कर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन पोस्ट वार नेशनल अपसर्ज। इन 1945 डॉग वर्कर्स ऑफ मुंबई, बॉम्बे एंड कलकत्ता रिफ्यूज टू लोड शिप्स। फिर क्या होता है ना 1945 में वहाँ पे जो है शिप को लोड करने में मना कर देते हैं, जो कि ट्रूप्स की सप्लाई होनी थी ना इंडोनेशिया में, तो उसके लिए मना कर देते हैं। ड्यूरिंग 1946 द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड सपोर्टेड द नेवल रेटिंग्स, तो जो नेवल रेटिंग्स का जो इंसिडेंट हुआ था ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द फॉरेन रूल देयर वर स्ट्राइक बाय द वर्कर्स ऑफ पोस्ट, रेलवे, मैनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, जिन पर रेस्ट्रिक्शन लगी थी पोस्ट पे, वर्कर पे, मतलब रेलवे पे, पोस्ट पे और अदर एस्टेब्लिशमेंट पे, तो वो सारे वर्कर चले जाते हैं स्ट्राइक पर जब लास्ट फेज चलता होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन में और नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट में इनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। हालांकि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस होता है ये पोलराइज हो जाता है वर्किंग क्लास का मूवमेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, तो राइट विंग लेफ्ट विंग कैसे देखता है ये सब रहता है। थैंक यू।